आज हम लोग केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स आते हैं या नहीं आते हैं? कोई बताना चाहेगा पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स आते हैं या नहीं आते हैं आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? नहीं आ रही है? नहीं आते हैं। चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे पता था, मुझे बहुत उम्मीद थी नहीं आते होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को रिवाइज करेंगे थ्रू पीरियोडिक टेबल। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, जहां पे प्रॉब्लम है बताइएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखी है? ये क्या है तुम्हारे सामने? पीरियोडिक टेबल है। तुम्हारी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? पीरियोडिक टेबल। बताओ बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, मतलब पहले से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक। क्या होती है पीरियोडिक टेबल? उसको स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई और थी क्या। ये पता है कि एटम क्या होता है या उसके बारे में पता नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय एटम? जी सर, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। देखो ऐसा होता है, सुनो मेरी बात। जैसे पानी जो है, पानी जैसे एक गिलास में पानी लो, ठीक, उसको छोटा 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 करते चले जाओ। जैसे बहुत सारा पानी लिया, फिर उसे थोड़ा और छोटा किया, और कम लिया, और कम लिया, और कम लिया, और कम लिया, लास्ट में एक एंड पार्टिकल आएगा जो आप ले पाओगे, उससे कम आप नहीं ले पाओगे। प्लीज अपने माइक बंद कर लें, यहाँ पे क्लास चल रही है, नहीं तो क्लास से आपको हटा दिया जाएगा। आदर्श अपना माइक बंद करें। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा पानी का, वो क्या होगा? वो होगा पानी का एक मॉलिक्यूल, जो कि होगा H2O, ठीक। तो मतलब सबसे छोटा जो पार्टिकल आपको मिल रहा है पानी में, वो मिल रहा है H2O, तो वो पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। लेकिन क्या ये एटम है? ये एटम नहीं है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आप आयरन ले लेते हो, मतलब आयरन का एक बार ले लेते हो, लोहे का एक टुकड़ा ले लेते हो, और उसका सबसे छोटा पार्टिकल करते हो, थोड़ा तोड़ते हो, थोड़ा और तोड़ते हो, थोड़ा और तोड़ते हो, तो और छोटा छोटा छोटा, जो सबसे छोटा पार्टिकल आयरन का होता है वो होता है आयरन का एक एटम। वो होता है आयरन का एक एटम, ठीक। तो सर आप ये बता रहे हो कि आयरन का एक एटम होता है, लेकिन पानी का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो होगा पानी का एक मॉलिक्यूल। तो हाँ, जो भी सब्सटेंस बने हैं पूरी दुनिया में, वो या तो सिर्फ एक जैसे एटम्स को मिलके बने हैं, जैसे आयरन, आयरन में सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, गोल्ड, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन गैस, तो उसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो एटम्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, ठीक। लेकिन वाटर में क्या है? वाटर में यह है कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक जैसे एटम से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम होते हैं, ऐसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक। तो हुआ क्या कि दुनिया में तो करोड़ों, अरबों, लाखों, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बने हैं, और उन बेसिक एलिमेंट्स का नाम पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। जैसे बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कार्बन, कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है, कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक। तो हाइड्रोजन का एक एटम लिया और कार्बन का एक एटम लिया, हाइड्रोजन के 4 एटम और लिए, ये बन गया CH4, CH4, ठीक। ये CH4 जो होता है, ये होता है तुम्हारा मीथेन गैस, मीथेन गैस, जो कि तुमने देखा होगा दलदल वगैरह से जो तुम्हें बुलबुले दिखते हैं गैस के उठते हुए, वो मीथेन गैस होती है। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये नेचुरल गैस के रूप में। नेचुरल गैस उसको बोलते हैं जो हमारी फ्यूल होती है, मतलब ज़मीन के नीचे से जो फ्यूल निकलता है ना, पेट्रोल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसमें CH4 पाई जाती है। तो CH4 क्या कोई एटम हुआ? CH4 का एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल है, इसमें 5 एटम हैं जिन्होंने मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाया है। एक एटम कार्बन का है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। एटम और मॉलिक्यूल, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इस पर चाहिए हो तो अलग से पूरा लेक्चर बना दूंगा, अभी पीरियोडिक टेबल पे रहता हूँ। तो ऐसे कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे, जैसे गोल्ड भी एक बेसिक एलिमेंट है, गोल्ड के ही सिर्फ एटम से बना हुआ है वो, ठीक। आयरन, गोल्ड, सोडियम, लिथियम, हाँ जी, मोनो एटॉमिक कह सकते हो, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम भी एक मेटल होता है जिसमें सिर्फ लिथियम के एटम्स होंगे, सोडियम भी मेटल है, इसमें सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे।
तो ये जो लिथियम एक मेटल है, मेटल कैसे पता चला? क्योंकि लश्रस है, चमक रहा है, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर्स शो कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये Li पॉजिटिव बना रहा है। ले दे के कहानी यहाँ पे आती है और ये Na पॉजिटिव बनाता है। मतलब इसका जो एक एटम होगा वो बनाता है कटायन और इसका भी एटम बनाता है कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। कैसे बनाता है वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। पोटेशियम भी सेम कहानी, पोटेशियम भी बना रहा होगा K पॉजिटिव। अच्छा हुआ क्या, बहुत सारे जब मेटल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स दुनिया में देख लिए गए, तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि इनको अरेंज कर देते हैं। जैसे क्लास में नहीं होता है कि शैतान बच्चों को अलग बैठा दो, पढ़ने वालों को अलग आगे बैठा दो, इस तरीके से मेटल्स को या नॉन मेटल्स को या फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। जब एलिमेंट्स को अरेंज करने की बारी आई, सबसे पहले ये देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे सोडियम, जिसको हम नाइफ से काट सकते थे। देखो सोडियम एक मेटल है, मेटल जैसे आयरन भी मेटल होता है, लेकिन इसको नाइफ से आप काट सकते हो, बहुत सॉफ्ट मेटल है। इसी तरीके से पोटेशियम को भी नाइफ से काट सकते हो, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, इन मेटल्स को आप नाइफ से कट कर रहे थे तो ये बड़े आसानी से कट हो जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी आयरन के टुकड़े को पानी में डाला है? मान लो पानी में गिरते हुए भी देखा हो, कुछ होता है, कोई रिएक्शन होती है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। रस्टिंग तो बहुत लेट होगी, बहुत दिन लगेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। फौरन क्या हुआ, तुमने जैसे ही डाला उस टाइम कुछ हुआ? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जिंक के टुकड़े को लाओगे, कॉपर को लेकर आओगे, पानी में डालोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोडियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है। ये सारे जो मेटल्स थे ये आसानी से कट हो जा रहे थे, बहुत सॉफ्ट मेटल थे। फिर जब इनको पानी में डाला गया, जब सोडियम को पानी में डाला तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक का मतलब यह है जिसमें बहुत सारी एनर्जी बाहर निकले, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकले, हीट के रूप में या फिर लाइट के रूप में या किसी भी फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो मेटल के टुकड़े को जैसे ही आप पानी में डालते हो फौरन ये घुलने लगता है। फौरन क्या करने लगता है? ये घुलने लगता है। कैसे घुलता है, क्या होता है एक्चुअल में, ये देख। हाँ जी, किसी भी टेम्परेचर, ठंडे पानी में सोडियम को डालो, घुल जाएगा। और ऐसी रिएक्शन होगी, ये तुम्हें आग दिखती है या जल रही हुई, ये रिएक्शन होगी, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ठंडे पानी में है ये रिएक्शन, कोल्ड वाटर में हो रही है, ठीक। क्या हो रहा है कि पानी में पहले से जैसे H2O होता है, ये तो हमें पता ही है, H2O होता है, ठीक, H2O होता है। पानी में थोड़ा बहुत H2O जो होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव की फॉर्म में टूटा रहता है, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, ठीक। अब क्या होता है कि जब Na पॉजिटिव इसमें आता है तो सोडियम जो होता है वो H को धक्का देके निकाल देता है, ठीक, और Na पॉजिटिव OH माइनस मतलब NaOH बना लेता है। NaOH जो है वो एक पानी में घुला रहने वाला अल्कली, इसको बोलते हैं अल्कली। जो भी OH निगेटिव वाले होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं, ठीक। ये पानी में घुला रहने वाला एक कंपाउंड बना लेता है। कई अलग अलग आइटम्स जब मिलते हैं तो उसका जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। ये पानी में घुला रहने वाला कंपाउंड बनाता है जिसमें Na पॉजिटिव के कटायंस अलग तैर रहे होंगे, ठीक, OH माइनस के कटायंस अलग तैर रहे होंगे। ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अगर बॉन्ड बना लेते तो सॉलिड बन जाता, इसलिए ये घुला रहेगा, तो पानी ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा हमें, ठीक। तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये बेचारा अलग यहाँ पड़ा हुआ है। होता क्या है कि Na जब Na पॉजिटिव बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव गेन कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोजन का एक एटम। ये जो हाइड्रोजन का एक एटम बना है, ऐसे हाइड्रोजन के जब दो एटम बनते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक। अब आप पूछोगे कि सर एटम एटम क्यों नहीं रहा? क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। जैसे आप अनस्टेबल हो, कोई और भी अनस्टेबल है, फिर दो लोग मिल गए, दोस्ती हो गई, स्टेबल हो गए, ठीक है। तो कोई भी चीज, इसके एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं समझाना चाहूँ तो तुम ऐसा समझ लो कि जैसे 4 बॉल्स हैं मेरे हाथ में, अब मैं बॉल्स लाके रूम में ऐसे फेंक दूं तो वो बॉल्स बहुत तेज इधर उधर जा रही हैं, ठीक, उनके अंदर खूब एनर्जी है। क्या वो स्टेबल है? नहीं। पर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जमीन पे सेटल डाउन हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, स्टेबल। तो कोई भी चीज स्टेबल होना ही चाहती है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हर चीज स्टेबल होना चाह रही है। इस तरीके से एटम भी स्टेबल होना चाहता है, और एटम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है H2 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि तुमने हीलियम में देखा है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम होता है स्टेबल। पर हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हो जाएगा स्टेबल।
ठीक है। तो NaOH को जब पानी में डाला, सॉरी सोडियम को पानी में डाला तो NaOH मिला, और कौन सी गैस निकली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप गैस पे भी ध्यान दीजिए कि कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जैसे हम सोडियम को डाल रहे हैं तो सोडियम का बन रहा है Na पॉजिटिव, ठीक, NaOH बन रहा है। पोटेशियम को डालोगे तो K पॉजिटिव, इसका बन जाएगा KOH। क्या दोनों की रिएक्शन सेम होगी या कोई डिफरेंस होगा? दोनों की सिमिलर होंगी, सेम नहीं होंगी। सेम इसलिए नहीं होंगी क्योंकि पोटेशियम को जब डाल के देखा गया तब देखा गया कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, बन वही रहा है KOH और H2 गैस निकल रही है, रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा तेज है, ठीक। तो मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखने का रिवाज स्टार्ट किया गया, और वहां से जन्म होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। सिंबल्स आते हैं तुम लोगों को, सिंबल्स आते हैं, अभी रिपीट करूंगा आगे चल के। सिंबल्स आते हैं तुम लोगों को, बताओ बच्चों। Yes sir. कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ एक अल्फाबेट लिखा और सिंबल हो गया, एक लेटर लिखा और सिंबल हो गया, जैसे कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फास्फोरस का P, सल्फर का S। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपने पहला और दूसरा दोनों ले लिए, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ठीक। नियॉन गैसेस, जैसे ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके भी आपने एक एक दो दो बस उठा लिए। और मेटालॉइड, मेटालॉइड जो हैं वो क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। अब कुछ हमें एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे थे जो मेटल थे, मतलब उनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज थी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे थे जो मेटल नहीं थे, मतलब वो नॉन मेटल थे। अभी आगे देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी समझेंगे, ठीक। कुछ ऐसे मिल रहे थे जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उनके आइटम जो होते हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक आइटम दूसरे हाइड्रोजन के आइटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेता है, और हम कहते हैं कि H2 गैस का एक मॉलिक्यूल बना। ऐसे करोड़ों अरबों H2 गैस के मॉलिक्यूल बनके आपस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहां तक तो कहानी समझ में आई। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये ऐसी गैसें हैं जहां पर जो एटम होता है वो किसी दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है नोबल। थोड़ी अनोखी है, नोबल नहीं है, ठीक है। किसी से कोई रिएक्शन नहीं करनी है, बिल्कुल रिएक्शन करने से इन्हें कोई लेना देना नहीं। तो ये देखा गया कि जो नोबल गैसेस थी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन थे वही एक मेजर रीजन बन रहा था, जो लोगों ने सोचा कि यही रीजन होगा, इसी वजह से रिएक्शन नहीं कर रही है कि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और बाकी एलिमेंट्स चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, मतलब वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए, ठीक। जैसे यहां पे हमने देखा कि Na जो है वो Na पॉजिटिव बना रहा है, Li जो है वो Li पॉजिटिव बना रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा हो? हाँ बताइए सर, नोबल गैस एक बार एक्सप्लेन कर दिए। अभी कर देंगे बच्चे। हाँ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, प्लीज अपना माइक ठीक करिए। बताइए। ठीक है, करता हूं उसको कवर। देखो, पहले नोबल गैस का डाउट ले लेते हैं। नोबल गैस वो थी जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी, इनके जो एटम्स थे वो अकेले अलग अपने तरह पड़े हुए थे, ठीक है। ये देखा गया कि हीलियम एक नोबल गैस है। अब हीलियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखा गया 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल भी इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। नियॉन के पास पता चला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो, पहली ऑर्बिट जो है या पहली जो शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, तो उसका घर जो है वो कंप्लीट फुल भरा हुआ है, ठीक है। अब नियॉन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखो तुम, लिथियम की पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और लिथियम की दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना लेगा? Li पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रोटॉन तो 3 ही हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अगर 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो लास्ट में हमारे पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो Li हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो Li पॉजिटिव है
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होगा, नियरेस्ट नोबल गैस मतलब हीलियम की तरह। जैसे Na है तो Na भी क्या बना लेगा अपना पॉजिटिव। जब Na अपना पॉजिटिव बना लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन का। तो सोडियम भी क्या बनना चाह रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। ठीक, ऐसे ही तो है कि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 282, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आउटर मोस्ट में कर लेगा 28 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2,8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम भी किसकी तरह बन जाएगा, मैग्नीशियम भी फाइनली बन जाएगा नियॉन की तरह। ठीक, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनाना चाहते हैं। ठीक, ये भी कह सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, पर नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि वो होती है स्टेबल, और हर एक एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ था कि हर एक पार्टिकल को, मतलब वो वाटर का भी सबसे छोटा पार्टिकल हो उसको भी एटम बोला जाता था, आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल हो उसको भी आयरन बोला जाता था, उसको भी एटम बोला जाता था। पर वो डेफिनेशन ज़्यादा दिन नहीं चली। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलकर बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और यही हाइड्रोजन की गैस का जो हाइड्रोजन का आइटम है, यही आइटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो ये जिसमें मॉलिक्यूल बन रहा हो उसमें एटम मोनोस्टेट में अभी नहीं है ना, मतलब एटम मिल के वापस में बना रहे हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल होता है स्टेबल, एटम नहीं होते हैं स्टेबल। ठीक है, इन जनरल। तो ये तो होते हैं आपके मॉलिक्यूल। ठीक, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे आपके वाटर में, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे आपके। ठीक, जो आपका मेटल होता है, जैसे कि मेटल का एक टुकड़ा ले लिया, उसको आप छोटे से छोटा पीस करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होगा, एक ही तरीके के एटम होंगे। सोडियम मेटल में क्या होगा कि सोडियम के ही एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, सोडियम के ही एटम आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर सॉलिड आ जाता है, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे अरेंज किया गया वो देखा हमने कि प्रॉपर्टीज सिमिलर थी तो अरेंज कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर जो आपके ब्लू लाइन में दिखाए गए हैं ये हैं आपके मेटल्स। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और एक मेटल एल्यूमिनियम भी है। ठीक, ये मेटल वो होते हैं जो अपने कटायन बना लेते हैं, जैसे ये बना लेगा Li पॉजिटिव, ये बना लेगा Na पॉजिटिव, ये बना लेगा K पॉजिटिव, कैल्शियम बना लेगा Ca पॉजिटिव, मैग्नीशियम बना लेगा Mg पॉजिटिव। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, तो एल्यूमिनियम बना लेगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये सब तो मेटल थे। कुछ नोबल गैसेस हैं जो ग्रीन कलर की आपका ये लाइन दिख रही है इसमें दिखाई गई है। नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। जो बाकी बचे हुए हैं ये हैं आपके नॉन मेटल्स। सर्किल जिसे किया गया है वो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें थोड़ी बहुत मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं और थोड़ी बहुत नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं, और ये प्रॉपर्टीज आके यहाँ पे मिक्स हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ एलिमेंट्स में, और उन एलिमेंट्स को बोला जाता है मेटलॉइड्स। ठीक है, जैसे बोरॉन एक मेटलॉइड है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। आपके कंप्यूटर की चिप्स में जो इस्तेमाल करा जाने वाला एलिमेंट है, जो मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, वो है आपका एलिमेंट सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, कोई बता सकता है? सिलिकॉन पाया जाता है सबसे ज़्यादा रेत में। रा में एक ही मात्रा रे होता, रेत। हाँ जी, रेत को इंग्लिश में बोलते हैं सिलिका। ठीक है, रेत को इंग्लिश में बोलते हैं सिलिका। इसको साफ करा जाता है, मिट्टी विट्टी हटाई जाती है। ठीक, जो बचता है वो होता है सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, मतलब सिलिकॉन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे सिलिका में। इसी में से क्या किया जाएगा, अगर किसी तरीके से ऑक्सीजन को हटा लिया जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि इसमें सिलिकॉन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक, तो रेत है सिलिका जहाँ से पाया जा रहा है सिलिकॉन, और सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारी गैजेट्स में। ठीक है, तभी आपने USA में सुना होगा सिलिकॉन वैली भी है एक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवेयर का काम होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स बताए। ठीक,
अब जैसे जैसे आप नॉन एलिमेंट्स की तरफ चल रहे हो, आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपना कटायन नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है अपना कटायन? ऑक्सीजन के पास टोटल है 8 क्या प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में ऑक्सीजन की जो पहली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन का एटम है तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये वही 6 डॉट हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि नियरेस्ट नोबल गैस बनने के लिए इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा तो नहीं करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे लूज कर दे, ऑक्सीजन 6+ बना ले। इतनी आसानी से नहीं लूज कर सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ की क्या करेगा कि नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बना लेगा O-। ठीक है। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना लेगा Ca++। ये बन जाएगा नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन की तरह, वो बन जाएगा नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह। अब Ca++ मतलब इसे बोलेंगे कटायन, O- को बोलेंगे एनाइन। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा होता है अट्रैक्शन। जी बताइए। कैल्शियम सर मैं ग्राफिक क्लासेस से। जी बताइए। सर मैं बच्चों से एक चीज कहना चाहता कि बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फुल नेम से क्लास में एंटर करें और अपने नेम के आगे अपना क्लास 8 में है तो क्लास 8 लिखिए, और किस ब्रांच से आगे सेक्शन, क्लास का सेक्शन कौन सा था आपके स्कूल में, उस सेक्शन भी लिख लीजिए। और आगे से कोई भी क्लास ज्वाइन करेंगे आप तो आपका पूरा फुल नेम होना चाहिए, उसके आगे क्लास सेक्शन लिखा होना चाहिए और क्लास 8 लिखा होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक पवनी है 9D के नाम से एंट्री करती है, रॉकी, तुम्हारा रॉकी रियल नाम है, अपने फादर नेम, मदर नेम या ब्रदर किसी के नेम से एंटर नहीं करना है, अपने नेम से ही क्लास में एंटर करना है। क्योंकि बेटा प्रॉपर अटेंडेंस हो रही है, अटेंडेंस होकर के आपके पेरेंट्स को कॉल कीजिए। हाँ चलो, नेक्स्ट क्लास से आप लोग ध्यान रखिएगा, सर ने जो बताया है। ठीक है, आप लोग अपने नाम और सेक्शन जो भी हैं, क्लास 8 सेक्शन और नाम, ठीक है, आपने मेंशन करिएगा प्रॉपर, इधर उधर के नाम से मत करिएगा लॉगिन, क्योंकि आपकी अटेंडेंस होगी इसमें। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो कैल्शियम के ऊपर है पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े बेसिक्स देखते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट करना है। तो मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में हमें समझ में आ गया कि मेटालिक होते हैं जिसमें लश्चर होता है, चमक होती है। मेलिएबल होते हैं मतलब पीट के आप उनकी शीट्स बना सकते हो। डक्टाइल होते हैं मतलब आप उनके वायर बना सकते हो, किनके? मेटल्स के। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल है, चिमटा है, गर्म करा, गैस के पास रखा तो बहुत गर्म हो गया, छोड़ दिया, तो वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। बहुत मुश्किल से मेल्ट होते हैं और बहुत ही मुश्किल से बॉईल होते हैं। तो मेल्ट करना इन्हें बहुत मुश्किल होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जो मेटल्स होते हैं उसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। ठीक है, और वो एटम्स अरेंज होते हैं, जैसे सोडियम मेटल में सोडियम के एटम्स अरेंज होंगे, सोडियम मेटल में सोडियम के ही एटम्स अरेंज होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे इसको। एक लैटिस होगा, बेसिकली एक जाल बिछा हुआ होगा सोडियम मेटल्स का आपस में, मतलब सोडियम मेटल के एटम्स का आपस में जाल बिछा हुआ होगा। ठीक है, छोटे छोटे एटम्स होंगे, तो इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक, नॉन मेटल कौन से? नॉन मेटल वो थी जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। कैसे? ना तो ये लश्चरस होते हैं, ना तो ये शो करते हैं कोई चमक वमक, ना ये मेलिएबल होते हैं, ना इनकी शीट्स बन सकती हैं, ना बन सकती हैं इनके वायर्स, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और ना कर रहे हैं हीट को कंडक्ट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, ज़्यादातर तो गैसेस पाई जाती हैं, तो गैस तो वैसे ही बॉयल हो जाएंगी। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है उसका एक जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ एक ही हीलियम का एटम है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक, ओजोन में ओजोन के ऑक्सीजन के 3 एटम है। ठीक, ये ओजोन मॉलिक्यूल है ओजोन गैस का। तो ये सब क्या है? ये मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं। P4 फॉस्फोरस, ये टेट्राटॉमिक भी हो सकते हैं। सल्फर एसिड, ये ऑक्टाएटॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक, तो अभी अपनी हम जो जर्नी है वो यहीं तक रखते हैं, मोनोएटॉमिक तक और डाइएटॉमिक तक। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल को लेके, जैसे ये मेटल है, इसका नाम है मरकरी। होना तो चाहिए था सॉलिड क्योंकि मेटल है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब केमिस्ट्री की भाषा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में।
जिंक भी एक मेटल है, लेकिन ना तो इसकी शीट्स बनती हैं ना इसके वायर्स बनाए जाते हैं, इसकी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं जिंक की। तो जिंक भी जो होता है वो ना मेलिएबल होता है ना होता है डक्टाइल। ठीक है मेटल, पर आपको एक एक्सेप्शन मिल गया कि हाँ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन कहाँ आता है? फ्लोरीन वाले ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। है तो ये नॉन मेटल, है तो ये सारे नॉन मेटल, लेकिन आयोडीन पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन और फ्लोरीन जो होती हैं वो गैसेज होती हैं। ठीक है, एटम्स इनके नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा कंबाइंड करती हुई पाई जाएंगी। जैसे क्लोरीन हो सकता है क्लोरीन गैस हो तो Cl बॉन्ड बना रही हो, क्लोरीन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हो क्लोरीन के एटम ने तो HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन उसमें चमक होती है, वो सॉलिड होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन। 2D प्लेन में कार्बन होता है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। है तो कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट, है तो कार्बन से बना हुआ, बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो पेंसिल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। ठीक है, कभी ऐसे घर पे ट्राई मत करना, कहीं करंट वरंट ना लग जाए। ठीक है, पर कंडक्ट कर जाती है, भरोसा कर लो इस बार। नोबल गैसेस के सिंबल हीलियम, नियॉन, आर्गन। किसी से रिएक्शन कुछ नहीं करती हैं, बहुत ही मतलब रिएक्शन करती नहीं है, या तो इन्हें कह लो कि केमिकली इनएक्टिव हैं या केमिकली इनर्ट हैं। ठीक है, अच्छा मेटालॉइड देख लो। मेटालॉइड वो एलिमेंट होते हैं जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो, नॉन मेटल की, ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। ठीक, और जैसे सिलिकॉन जो है सिलिका में पाई जाती है, तो ये एग्जाम्पल है मेटालॉइड का। ठीक, इनके जो एटम्स हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो आपस में भी नहीं करते हैं, तो हीलियम के एटम, नियॉन के एटम अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हीलियम का एक एटम हीलियम के दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करे, ना ना ना, कभी नहीं होगा। ठीक, तो ये होते हैं मोनोएटॉमिक। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो हमारा प्यारा प्यारा चैप्टर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि हमने कुछ बेसिक्स समझ लिए हैं। ठीक, एक और चीज़ बतानी रह गई थी, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जो तीसरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा और बना लेगा Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, किसी एनायन को ढूंढेगा। इसे कोई भी एनायन मिल सकता है, F निगेटिव भी मिल सकता है, Cl निगेटिव भी मिल सकता है, I निगेटिव भी मिल सकता है। इससे जो एनायन मिलेगा उसके साथ ये कंपाउंड बना लेगा, जैसे NaF बना सकता है, NaCl बना सकता है और NaI बना सकता है। क्या ये ऑक्सीजन के साथ कर सकता है? हाँ, ऑक्सीजन के पास 2 निगेटिव चार्ज होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसको 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेंगे, तो 2 Na के जब एटम्स कटायन बना के आएंगे और ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो -2 चार्ज को +2 चार्ज बैलेंस करेगा। यहाँ +2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ -2 चार्ज हो जाएगा, तो Na2O बन जाएगा। ठीक, यहाँ NaCl है, यहाँ Na2O है, तो ये नंबर भी इसका बदल सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, धीरे धीरे सीखते रहेंगे आगे हम लोग। तो केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, जैसे कागज़ को तुमने फाड़ दिया, दैट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। पानी को भाप बना के उड़ा दिया, दैट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो है जहाँ पर कोई केमिकल चेंज है, कलर में चेंज आ रहा है। ठीक है, कलर में चेंज हो गया तो एक इंडिकेटर हो गया केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है? केमिकल रिएक्शन वो हो सकती है जहाँ पे पुराना बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बने। ठीक, डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर जो होगा वो बदल जाएगा दूसरे मैटर में। ठीक, कुछ उसके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। वो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं वो हमें बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जिन सब्सटेंस में वो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और फर्दर जब केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है तो जो बचता है, जो बनता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हाँ जी, when phosphorus is burnt, sir, it is chemical reaction. एवरीथिंग इज केमिकल रिएक्शन इफ इट इज बर्निंग। ठीक है, इफ इट इज बर्निंग, क्योंकि बर्निंग का मतलब यह है कि तुम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हो, और जब बॉन्ड बन रहे हैं तो P2O5 भी बन सकता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एंड दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला इंडिकेटर देखते हैं चेंज इन कलर। कहीं कहीं पे ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमने कोई रिएक्शन करवाई और कलर में चेंज हुआ, तो हम समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। कैसे पता चलता है देखते हैं। मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड का मतलब ये हुआ HgO। HgO,
मरकरी का सिंबल है Hg, मरकरी का सिंबल है Hg, ठीक है। जैसे कार्बन का सिंबल C है ना, जैसे कार्बन का सिंबल C है, वैसे मरकरी का सिंबल Hg है। Hg पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, O पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, और ये बना होगा कंपाउंड HgO। ये एक लाल रंग का पाउडर होता है सिंदूर की तरह, HgO, ठीक है। अब इसको जब आप हीट करते हो, इस पाउडर को आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तो होता क्या है कि हीट करते टाइम बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है और Hg अलग रह जाता है। देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है, नीचे पढ़ो कि HgO को जब तुमने हीट किया तो मरकरी अलग रह गई और ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन एक गैस है, बहुत हल्की है, वो तो हवा में उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमें पता है, तो ऑक्सीजन उड़ जाएगी तो बच क्या जाएगा हमारे पास, मरकरी। और मरकरी क्या था, मरकरी एक मेटल था जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में था, जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसका सिंबल है Hg, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन गैस निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां हमने ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर ली, वाटर को नीचे डिस्प्लेस करा, यहां से वाटर नीचे डिस्प्लेस होता चला जाएगा, यहां से वाटर नीचे आता चला जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती रहेगी, ठीक। अब इस रिएक्शन में जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। इंग्रेडिएंट है ये हमारा, ठीक है। HgO मतलब मरकरी ऑक्साइड, सिंदूर कलर का था, इसको तुमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा और हीट किया। जब इसको काफ़ी हीट कर लिया तब देखा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो हवा में उड़ गई और रह क्या जाएगा तुम्हारे पास, रह जाएगा हमारे पास मरकरी, ठीक। मरकरी एक मेटल होता है जिसका सिंबल होता है Hg। तो मरकरी ऑक्साइड से मरकरी बन रहा है, मतलब बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ये जो बॉन्ड था ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कि प्लस और माइनस में बनता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कैटायन आयन में बनता है। ये बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड टूट के क्या बन गया, मरकरी का अलग मेटल निकल के आ गया। तो क्या चेंज हुआ, ये रेड कलर का है और ये थोड़ा सिल्वर ग्रेश कलर का है, तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक, फॉर्म भी चेंज हो रही है बेसिकली, बट कलर चेंज हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। एक और इंडिकेटर देखते हैं, एफरवेसेंस या फिर गैस के बुलबुलों का निकलना। जहां पर गैस के बुलबुले तुम्हें निकलते हुए दिख जाएं, इसका मतलब वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। जैसे तुमने देखा होगा कि एक तुमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में बहुत सारा पानी भरा, फिर उसमें जिंक के ग्रेन्स डाले, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले और ऊपर से थोड़ा सा एसिड डाला, यहाँ से तुमने थोड़ा सा HCl डाला। तो होता क्या है कि जिंक जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ZnCl2 बनाता है। ये रिएक्शन क्यों हो रही है बहुत आगे आएगा, समझा देंगे, ठीक है। ZnCl2 बनाता है क्योंकि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पहले से टूटा हुआ है। यहाँ पे ZnCl2 टूट जाएगा, H पॉजिटिव नहीं रहेगा, हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से उड़ जाएगी और यहाँ पर वाटर को नीचे डिस्प्लेस करके हम हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज द रिएक्शन रिटन ओवर हियर इन अ बैलेंस फॉर्म, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। अब कैसे होती है लैब में देख लेते हैं, कैसे होती है प्रिपरेशन। एक वुल्फ बॉटल लेते हैं जिसमें 2 ओपनिंग्स हों। एक ओपनिंग से हम कनेक्ट करेंगे डिलीवरी ट्यूब को और यहाँ पर बीहीव शेल्फ होगी जिसमें अंदर इन्वर्टेड जार लगा हुआ होगा, यहाँ पे एक थिसल फनल लगा होगा। अब इसी थिसल फनल की मदद से हम इसमें एसिड डालेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हमने ग्रैनुलेटेड जिंक रख दिए, थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हैं, डाइल्यूट एसिड। तो जिंक क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस के आपको यहाँ पर बबल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के आपको बबल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एफरवेसेंस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो कलर चेंज हो रहा है या गैस इवॉल्व हो रही है, कहीं पर कुछ ऐसा देखने को मिले, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में देख लो कैसी होती है। ये HCl एसिड है, यहाँ पे तुमने जिंक का एक टुकड़ा डाला और बबल्स निकलना शुरू हो गए। ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक। मतलब कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और यहाँ पर बबल्स नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि क्विकलाइम तुम्हें पता है ना, क्विकलाइम कैल्शियम कार्बोनेट खदान से लेकर आया जाता है, ठीक है, माइन से लाया जाता है, ग्रेनाइट या मार्बल, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उसको खूब हीट करें, खूब हीट करें, खूब हीट करें तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो होती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसमें से निकल जाती है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक। अब इस क्विक लाइम का एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वैसे तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, हमने थोड़ा सा पानी डाला, H2O डाला क्विक लाइम में, तो होगा क्या, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। जैसे ही आप CaO के साथ वाटर की रिएक्शन कराओगे, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, मतलब Ca पॉजिटिव पॉजिटिव और OH माइनस के 2 आपके आयन इधर आ जाएंगे।
तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकलेगी। कभी चूना लेना और चूने में पानी डाल के देखना, हीट निकलेगी, ठीक है। तो जहां पर हम देखें कि इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, तो वहां पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई ना कोई बॉन्ड टूट रहा होगा, कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा, तभी हीट निकल रही है, वरना हीट क्यों निकलती, ठीक। और इवोल्यूशन ऑफ हीट, कोयला जलाया है कभी, कोयला जला दो, आग लगा दो कोयले में, तो क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जब भी कभी बॉन्ड बनता है, जब भी कभी बॉन्ड बनता है तब हीट निकलती है। जब बॉन्ड तोड़ना होता है तब हीट लगानी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी कभी बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, यहां पर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, CO2 बन रही है। तो ये जो CO2 बन रही है, इसमें 4-4 बॉन्ड नए बन रहे हैं, तो बहुत सारी हीट निकल रही है, ठीक। इसीलिए जब कोयले में आग लगाओ तो वो आग लगती रहती है। तो क्या है उसकी रिएक्शन कि कोयले में आग लगी, कोयला सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस जो कि एटमॉस्फेयर में है, उसके साथ तुमने एक बार बस इग्नाइट करना है, एक बार ये रिएक्शन स्टार्ट करनी है, उसके बाद ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक पूरा का पूरा कोयला जल के राख ना हो जाए, ठीक। तो हीट निकल रही है, इसका मतलब कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, तो क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो मैंने अभी बताया तुम्हें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर तुम हीट करोगे तो क्विक लाइम बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर आ रही है और यहाँ पे कलेक्ट हो रही है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और यहाँ पर रह क्या जाएगा, ट्यूब में रह जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा कलर वलर भी चेंज आएगा हल्का सा, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट आप दे रहे हो, बहुत सारी हीट आप दे रहे हो, तो हीट का हो रहा है एब्जॉर्प्शन। तो जहाँ कहीं पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो या हीट निकले तो वो भी एक सिग्नल होता है कि केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर आप पानी को हीट करोगे और पानी का वेपर बन के उड़ जाएगा तो वहाँ पे पानी के बॉन्ड नहीं टूटते हैं H2O के, तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स के मिलने के बाद रिएक्शन को और ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ठीक। कहीं कहीं भी हमने देखा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो भी केमिकल रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन उसमें अगर वो ट्रांसपेरेंट था या कैसा भी था, कलरफुल भी था, अगर उसमें कुछ सॉल्यूबल पार्ट बन जाए, ठीक, और वो सॉल्यूबल पार्ट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, घुले ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट होते हैं ये सब पानी में घुल जाते हैं। यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ पर पहले से था AgNO3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट। फिर क्या हुआ, फिर हमने इसमें HCl डाला, HCl भी ट्रांसपेरेंट था। जैसे ही HCl डाला यहाँ पे हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले, कुछ ऐसा सॉलिड मिला जो कि घुल नहीं रहा था, इनसॉल्युबल था। तो हमने अंदाजा लगाया कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी और कोई कंपाउंड बना होगा, और फिर उस कंपाउंड को स्टडी किया तो पता चला कि वो AgCl है। प्लीज अपना माइक बंद कर ले, ठीक है। फिर उसको हमने मिक्स करा तो पता चला कि वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स हैं। तो कहीं प्रेसिपिटेट बन जाए, कहीं कलर चेंज हो जाए, कहीं हीट अब्सॉर्ब हो जाए, कहीं हीट रिलीज हो जाए, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है वो ये है कि दो एटम्स या दो चीजें या दो सब्सटेंस आपस में आए और जुड़ गए, तो हो गई केमिकल रिएक्शन। जैसे ये हैं, तो ये दो अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग हैं, ये आए आपस में जुड़ गए, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये आपस में जुड़ गए, एक नया सब्सटेंस बना लिया, ठीक। ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये पहली वाली है। इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे सिंथेसिस। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस, दो नाम इसके हो सकते हैं, ठीक। ये पहला टाइप है हमारे केमिकल रिएक्शन का। पहला टाइप को ही हम आगे स्टडी कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि एक कोई सब्सटेंस था वो टूट गया और नए दो सब्सटेंस बन गए, तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दो टाइप की रिएक्शंस हम समझ गए। आगे आने वाले वक्त में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला केस लेते हैं जहां पे एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब प्योर फॉर्म, जिसमें सिर्फ उसी के आइटम हो, किसी और के आइटम ना हो। जैसे सोडियम एलिमेंट है, ठीक। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। कैसे, इसके आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
इसके भी आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। अभी आउटर मोस्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक। तो इसके भी आउटर मोस्ट में अब 8 हो गए आफ्टर शेयरिंग, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बहुत पास होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस में प्योर है, कुछ और नहीं मिला हुआ है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। वैसे ही सोडियम, तो सोडियम और ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन होगी कैसे ये समझो। सोडियम के टुकड़े को लो, सोडियम मेटल को लिया और सोडियम मेटल को लेके उसमें आग लगा दो, ऐसे ऐसे बर्नर लो, बर्नर से आग लगा दो, फिर क्या होगा, घर पे मत करना कभी, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो सोडियम का टुकड़ा जो है वो ऑक्सीजन के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बना लेगा Na2O। Na2O का मतलब ये है Na पॉजिटिव और O-। ये क्यों Na पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे। सॉरी, इसके आउटर मोस्ट में 6 थे, इसने 2 एक्सेप्ट कर लिए, इसके आउटर मोस्ट में 1 था, इसने 1 दे दिया। ये Na2O जो बना है, ये जो है आपका कंपाउंड है और ये हैं आपके एलिमेंट्स, ठीक। ये आपके एलिमेंट्स हैं और Na2O 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिले तो कंपाउंड है। वैसे ही कैल्शियम के साथ आपने किया तो कैल्शियम हीटअप होके कैल्शियम बन गया कैल्शियम का ऑक्साइड। कार्बन मतलब कोयले में आग लगाई तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम बोलते नहीं कुछ चलता है तो CO2 गैस निकल रही है, बहुत गंदी होती है CO2 गैस, बहुत बुरी होती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर बहुत अच्छी भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी चलती है उससे। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, बनाया CO2। सल्फर में आग लगा दी तो बना SO2, ठीक। फॉस्फोरस, जिसको ऑक्साइड ऑक्सीडेशन किया फॉस्फोरस का, इन सबको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बनेगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जितना भी ऑक्साइड आपको दिख रहा है इस समय, क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में हमने मेटल लिए थे और बाद में जो बना वो बना कंपाउंड। ये है मेटल के ऑक्साइड मतलब मेटालिक ऑक्साइड और ये है नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगली क्लास में आना तो मुझे ये बताना कि मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होता है। पढ़ के आना, ना पढ़ के आना तो बता देना, हम पढ़ा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, वो ये कि एक कंपाउंड लिया गया है और एक एलिमेंट लिया गया है। पिछली बार क्या लिया गया था, पिछली बार दोनों एलिमेंट्स थे, ठीक। इस बार 2 अलग अलग कंपाउंड लिए, सॉरी एक कंपाउंड में लिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और एलिमेंट लिया गया है ऑक्सीजन। इसे कंपाउंड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों के एटम्स हैं और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड और उसका भी ऑक्सीडेशन किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होता है, बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक। लेकिन SO2 का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगी SO3, ठीक। SO3 कैसी होती है देखने में, सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक। इस तरीके से होती है SO3, ठीक है। SO2 कैसी होती है, SO2 ऐसे होती है। ये बॉन्ड मैंने तिरछे क्यों बनाई है इसके बारे में सोचना, ठीक। सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई है। CO2 जो होती है वो ऐसी होती है। अगर ना सोच पाना तो बताना, फिर हम बताएंगे तुम्हें उसके अगली क्लास में, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन का ये टॉपिक नहीं है, स्ट्रक्चर का टॉपिक अलग है, ठीक। तो कंपाउंड और एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कुछ नया कंपाउंड। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, कुछ टूट नहीं रहा है बल्कि बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब भी बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब ये जो रिएक्शंस होंगी ये हाईली एक्सोथर्मिक होंगी, खूब एक्सोथर्मिक होंगी, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाया था, ये वाला जो हमने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया था और उसमें पानी डाला था बहुत सारा। जब पानी डाला तो क्या हुआ, CaOH वोल्टाइज बन गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम और इसको बोलते हैं भीगा हुआ लाइम, मतलब स्लेक्ड लाइम है। सब लाइम वो क्विक लाइम है और ये स्लेक्ड लाइम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO जो है, क्विक लाइम जो है, पानी के साथ कंबाइन करके कुछ नया सब्सटेंस बना रहा है। नया सब्सटेंस बनना बहुत ज़रूरी है। नया सब्सटेंस तभी बनेगा जब नए बॉन्ड्स बनेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना, इस केमिकल रिएक्शन, ठीक। Na2O, वो भी जो सोडियम का जो तुमने टुकड़ा जलाया था ना, और जो Na2O बचा था लास्ट में, उस Na2O को तुमने पानी में डाला तो फिर पानी में क्या बन गया, NaOH। तो वो पानी में NaOH क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव तैर रहा होगा। और ये जो NaOH होगा ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या सा होता है, इसको हम अल्कली भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं, ठीक। और ये बेसिक होता है। बेसिक वो होते हैं जो OH माइनस थे, एसिडिक वो होते हैं जो H पॉजिटिव थे, ठीक है। यहाँ पर भी आप 2 चीज़ देख रहे हो कि नीचे कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
आपने देखा है पेप्सी या सोडा की बोतल को जैसे ही आप खोलते हो तो एकदम से बुलबुले निकलते हैं गैस के। वो इसलिए निकलते हैं कि उस बोतल में पहले से भरा हुआ होता है H2CO3। उस बोतल में पहले से भरा हुआ होता है H2CO3। H2CO3 एक एसिड होता है। एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये H प्लस देगा और CO3 माइनस देगा। CO3 माइनस का मतलब कार्बोनेट आयन, H प्लस का मतलब H प्लस। तो ये H प्लस देगा, CO3 माइनस देगा। H2CO3 जो है ये बहुत ही वीक एसिड होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। जैसे इस बॉटल के ढक्कन को आप हटाते हो, जैसे ही प्रेशर को रिलीज करते हो, प्रेशर हटता है अंदर से, ये जो H2CO3 है ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? वाटर में और CO2 में। ठीक, तो CO2 गैस जो होती है उसके आपको जो बुलबुले दिखते हैं, एफरवेसेंस दिखता है, वो CO2 गैस का होता है जो कि बाहर आ रहा होता है। तो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास करोगे H2O से और प्रेशर लगाओगे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, तब H2CO3 बन जाएगी सॉल्यूशन में। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, क्योंकि सल्फर के डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों पॉसिबल है। ठीक, तो ये क्या था? ये कंपाउंड था, ये भी एक कंपाउंड था, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप के आइटम थे। फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड था। अब इस कंपाउंड में हमने क्या किया? एक और कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कराया तो बन गया फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है देख लो। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, यहाँ से H पॉजिटिव टूटता है, यहाँ से H पॉजिटिव टूटता है, यहाँ से H पॉजिटिव टूटता है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा PO4 3- और 3H पॉजिटिव टूट जाएंगे। तो ये 3H पॉजिटिव दे रहा है मतलब ये एसिडिक है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है मतलब ये एसिडिक है। जो H पॉजिटिव देते वो एसिडिक। तो हमने ये देखा कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अच्छा एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एक और है। तुम आयरन का टुकड़ा लो और उस पर से उसे हीट करो, खूब हीट करो आयरन को, और ऊपर से उस पर क्लोरीन गैस पास कराओ। तो होता क्या है कि वेपर्स कुछ उड़ते हुए जाते हैं, फिर उन वेपर्स को बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो वो होता है FeCl3। तो FeCl3 कैसे बनता है? आयरन को बहुत हीट कराया और क्लोरीन गैस पास कर दी, ये हीट का सिंबल है, या फिर हीट लिख देता हूँ। ठीक, क्लोरीन गैस पास कर दी तो ये बन गया तुम्हारा FeCl3। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का है। आयरन अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, इसमें कोई दूसरे एलिमेंट का मिक्सचर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल है? एलिमेंट और एलिमेंट से कुछ नया कंपाउंड बन गया, ये ऐसा एग्जांपल है। ठीक है सर। हाँ जी सर, जो SO3 होता है SO4 होता है, दोनों में फर्क होता है। उसमें एक में 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, एक में 4 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो दोनों की वैलेंसी सेम कैसे होती है? SO3 जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक सल्फर जो होता है वो 3 ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। SO4 जो होता है वो SO4 गैस नहीं होती है, सल्फेट आयन होता है। और वो कौन सा वाला सल्फेट आयन होता है? जैसे H2SO4 देखा है ना, तो H2SO4 जो है उसमें क्या होता है कि ये H पॉजिटिव 2 निकलते हैं और SO4 माइनस आता है। अब ये जो SO4 माइनस है ये कैसा होता है देख लो। ठीक, एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसे नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसे इस बॉन्ड पेयर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये होता है SO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी वैलेंसी उसकी 6 है और यहाँ पर भी वैलेंसी उसकी 6 है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपका। SO4 कभी ऐसे मत पूछना किसी टीचर से, तुम्हें डांट देगा कि SO4 क्या होता है। हमेशा होता है SO4 माइनस सल्फेट आयन। ठीक है, ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। ठीक है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा, मतलब थर्मली आपने कुछ तोड़ दिया, हीट करी। जैसे स्टार्टिंग में मरकरी ऑक्साइड लिया था, हाँ सर लिया था, हीट करी थी और डिकम्पोज हुआ था। किसमें? ऑक्सीजन में और मरकरी में। वही एग्जांपल सेम रिपीट कर रहा हूं, याद हो जाएगा। मरकरी ऑक्साइड मरकरी में और ऑक्सीजन में टूट गया, मतलब क्या हुआ? मेटल का ऑक्साइड लिया, मेटल में ऑक्सीजन में टूट गया। क्या सारे मेटल के ऑक्साइड टूट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल, वही होते हैं मेटल जो अपनी प्योर फॉर्म में या फिर अपनी न्यूट्रल फॉर्म में जाना चाहते हैं, कैटायनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ वही तोड़ेंगे। क्या कैल्शियम ऑक्साइड को तुम हीट करोगे टूटेगा? नहीं। क्या सोडियम ऑक्साइड को हीट करोगे टूटेगा? नहीं। तो जिस टूटेंगे बस वही एग्जांपल मैंने उसमें उठाए हैं। ठीक, तो हर मेटल नहीं ऐसा करता है। ठीक है।
तो मरकरी का ऑक्साइड टूटेगा, मरकरी ऑक्सीजन, और सिल्वर का ऑक्साइड टूटेगा तो सिल्वर और ऑक्सीजन, ये मिल जाएगी हमें। ठीक, तो मेटल का ऑक्साइड टूटेगा तो मेटल और ऑक्सीजन, ये आपको मरकरी, मरकरी ऑक्सीजन, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर और ऑक्सीजन। ये जो सिंबल ट्रायंगल का है इसका मतलब होता है कि हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत हीट करोगे तो उसको थर्मल एनर्जी दोगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, और सर जो इसके अंदर साइन आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, किस में आते हैं साइन बच्चे? सर जो आपने बताया, जो आपने हीट बताया है ना, इसके आप काम करिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा एंडो एक्सो, देखो जहां पर हीट तुम्हें देनी पड़ रही है, जहां पे हीट तुम्हें देनी पड़ रही है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे हैं ना, ये आपस में बॉन्ड्स बना रखे थे, अब तोड़ने पड़ रहे हैं तो एंडोथर्मिक। ठीक, जहां पर हीट निकलेगी वो एक्सोथर्मिक। ये भी एंडोथर्मिक है, एक कंपाउंड टूटा, यहाँ पर क्या था, दो एलिमेंट्स मिल गए आपको, मरकरी और ऑक्सीजन, सिल्वर और ऑक्सीजन। यहाँ पर एक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है जिसमें एक नया कंपाउंड बना है और एक एलिमेंट निकला है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर तुमने हीट करा तो KNO2 बना और ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, या फिर पोटेशियम क्लोरेट को किया तो फिर, या पोटेशियम क्लोराइड को किया तो फिर KCl बना और O2 निकल गई। मतलब पुराने कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बन रहा है और एक एलिमेंट बन रहा है। अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, चाहो तो मिला के भी पढ़ सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट बन रहे थे, यहाँ पे कंपाउंड और एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, ये भी थर्मली टूट रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या हुआ कि उसको हीट किया, टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें दो नए कंपाउंड मिल रहे हैं, ये भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइन बच गया और CO2 निकल गई। ठीक है, वैसे ही जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को अगर हीट करा तो उसमें वाटर के वेपर्स निकल जाएंगे और बच जाएगा जिंक का ऑक्साइड। इसी जिंक के ऑक्साइड को अगर तुम फर्दर पानी में डालोगे तो ZnOH बन जाएगा। इसी ZnOH को गर्म करोगे तो वाटर निकल जाएगा वेपर की फॉर्म में और जिंक ऑक्साइड बच जाएगी। ठीक, यहाँ पर भी CO2 निकल जाएगी गैस की फॉर्म में। ठीक, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है थर्मली। अब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपका क्लास का टाइम हो गया है, तो दूसरी फैकल्टी भी आने वाली होंगी, वो भी लेंगी। ठीक है बच्चों।